हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम महिमा अब्बास और हम कर रहे थे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम द बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सबको पता है कि कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद, यूएसएसआर के डिसबैंड होने के बाद जो यूएस था वो सोल सुपर पावर बन चुका था और जो हमारा वर्ल्ड था वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था। यूनिपोलर यानी सिर्फ एक ही पावर पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करेगी, यानी कि सिर्फ एक ही सुपर पावर जो कि थी यूएस, वो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करेगी। तो कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद से यूएन पर भी सवाल उठाए गए कि क्या अब यूएन जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड के साथ कोप अप कर पाएगी, और जो यूएस है और जो बाकी की पूरा वर्ल्ड है उसके साथ जो यूएन है वो कोप कर पाएगा या बैलेंस बना पाएगा यूएस और बाकी के वर्ल्ड के साथ। और ये भी सवाल उठाए गए कि जो अमेरिका है वो अब सोल सुपर पावर रह गया है, तो क्या वो अपनी मनमर्जी की चीज़ें करेगा या फिर यूएन जो है वो अमेरिका को भी कंट्रोल कर सकता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो अमेरिका था वो सोल सुपर पावर बन गया था सोवियत यूनियन के डिसबैंड होने के बाद। तो जो उसकी पावर थी वो इजीली चेक नहीं की जा सकती थी। जो यूएस था वो एक ओनली सुपर पावर स्टैंड करता था। उसकी मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो यूएन क्या कोई भी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको ईजिली इग्नोर कर सकता था। उनकी बात अगर वो चाहे तो वो मानने से इनकार कर सकता था। उसके बाद यूएन के ऊपर यूएस का जो इन्फ्लुएंस था वो बिल्कुल कंसिडरेबल था, क्योंकि जो यूएस था वो यूएन में सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था। यानी कि हम जानते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था वो बहुत ही बड़ा एक फाइनेंशियल पावर था और यूएन में भी वो रेगुलरली कंट्रीब्यूट करता था। उसके बाद जो यूएन था वो फिजिकली लोकेटेड था अमेरिका के टेरिटरी में, जिसकी वजह से जो वॉशिंगटन था वो ईजिली यूएन को इन्फ्लुएंस कर सकता था। और यूएन ब्यूरोक्रेसी में भी यूएस के बहुत सारे नेशनल्स थे, यानी कि जो उसकी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं यूएन के, उसमें बहुत सारे अमेरिकन लोग भी थे। और उसके अलावा यूएस के पास वीटो पावर थी, जो कि अगर कोई भी कंट्री या यूएन अगर यूएस के खिलाफ कोई ऐसा मूव लेता है जो कि यूएस के लिए अनोइंग हो या उसके इंटरेस्ट के खिलाफ हो, तो यूएस जो था वो उसको स्टॉप कर सकता था। और सिर्फ यूएस के इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं, बल्कि जो यूएस के कुछ फ्रेंड्स होंगे और जो उनके अलाइज होंगे उनके विल के अगेंस्ट भी अगर कोई काम हो रहा है तो यूएस उसको भी स्टॉप कर सकता था, क्योंकि उसके पास वीटो पावर थी। तो इससे ये भी पता लगता है कि यूएस की पावर और यूएस के पास यूएन में वीटो पावर होने का मतलब है कि जो सेक्रेटरी जनरल होगा यूएन का, उसमें वॉशिंगटन का बहुत ही बड़ा हाथ होगा। यानी सेक्रेटरी जनरल को बनाने में वॉशिंगटन का बहुत ही बड़ा हाथ होगा। और यूएस अपनी इस पावर को यूज़ कर सकता है बाकी के वर्ल्ड को स्प्लिट करने में, यानी कि अगर उसकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट कोई खड़ा होता है तो यूएस अपनी पावर को यूज़ कर सकता है टू स्प्लिट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसी वजह से जो यूएन है वो ग्रेट बैलेंस नहीं रहा है टू द यूएस। लेकिन यूनिपोलर वर्ल्ड होने के साथ साथ जहाँ पर यूएस डोमिनेट कर रहा है पूरे वर्ल्ड को, यूएस एक सोल सुपर पावर है, इन सब चीज़ों के बावजूद भी जो यूनाइटेड नेशंस है वो सक्सेसफुल रहा है यूएस और बाकी के वर्ल्ड को डिस्कशन के लिए मनाने में। और कितना भी क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी जो यूएस है यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो उसने मैनेज कर लिया है 190 कंट्रीज़ को अलग अलग इश्यूज़ पर डिस्कशन करने के लिए। ये डिस्कशंस थे कन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के इश्यूज़ पर डिस्कस करने के लिए। इन सभी इश्यूज़ पर यूएस ने 190 कंट्रीज़ को मैनेज कर लिया है एक साथ लाने में। लेकिन जो बाकी का वर्ल्ड है उसके हिसाब से भी जो यूएन है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएस के एटीट्यूड और पॉलिसीज़ को मैनेज कर सकती है। और जो बाकी का वर्ल्ड है वो बिल्कुल भी यूनाइटेड नहीं है अगेंस्ट वॉशिंगटन, यानी कि वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यूएस जो है वो डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड को, यूएन को भी कहीं ना कहीं यूएस ही चला रहा है, बट उसके बावजूद भी वो वॉशिंगटन के खिलाफ यूनाइटेड नहीं है। और वो जानते हैं कि वो वर्चुअली जो यूएस है उसकी पावर को बैलेंस नहीं कर सकते। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद यूएन एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड करता है बाकी की कंट्रीज़ को जहाँ पर वो यूएस के एटीट्यूड और उसकी पॉलिसीज़, यानी कि जो अननेसेसरी एटीट्यूड होता है और ऐसी पॉलिसीज़ जो बाकी के वर्ल्ड के लिए फेवरेबल नहीं है, उन पर आर्गुमेंट्स कर सके यूएस के अगेंस्ट। और कॉम्प्रोमाइज़ और कंसेशंस को भी शेप यूएन करवाता है अगेंस्ट यूएस। तो देखो, अब जो यूएन है वो एक इम्परफेक्ट बॉडी है, यानी कि वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर यूएन ना हो तो यूएन के बिना जो पूरा वर्ल्ड है वो और ही
उसकी जो कंडीशन होगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और वर्स हो जाएगी। यूएन की वजह से ही सोसाइटीज़ और इश्यूज़ के बीच में लिंक्स बन पाए हैं, जिसको हम कई बार इंटरडिपेंडेंस भी कहते हैं। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। तो ये बहुत मुश्किल है इमेजिन करना कि अगर यूनाइटेड नेशंस ना हो या ऐसी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो तो जो 7 बिलियन लोग हैं, मतलब हमारी पूरी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, वो कैसे एक साथ रह पाएगी। और यूएन का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो इंटरडिपेंडेंसी इंक्रीज़ करता है। एक कंट्री दूसरी कंट्री की हेल्प करती है बिकॉज ऑफ द यूएन। और कोई भी पीस एंड ह्यूमैनिटी को अगर प्रमोट करना है तो यूएन बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे काम करने के लिए। तो जितना भी हो सके बाकी की सभी गवर्नमेंट्स को, सभी कंट्रीज़ को जितना भी हो सके यूएन को सपोर्ट करना चाहिए और फ्यूचर में जो इंटरडिपेंडेंसी है उसको और इंक्रीज़ करना चाहिए। क्योंकि यूएन सिर्फ और सिर्फ पीस और ह्यूमैनिटी की बात नहीं करता, यूएन दूसरे इश्यूज़ यानी हेल्थ पर भी बात करता है, डेवलपमेंट पर भी बात करता है, ह्यूमन राइट्स पर, चाइल्ड डेवलपमेंट पर, चाइल्ड लेबर पर, जो जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हो, इन सभी पर यूएन बात करता है, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए एज अ होल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये ऐसे इश्यूज़ हैं जो सिर्फ एक या दो कंट्रीज़ पर लागू नहीं होते, पूरे वर्ल्ड पर लागू होते हैं। और पूरे वर्ल्ड को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशंस है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। और इसी के साथ एनसीईआरटी का जो कंटेंट था आपका वो ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एडेड टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।